हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी के मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे आपका स्वागत करता हूं। दोपहर के 2 बज चुके हैं और समय हो चुका है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने का। तो मैं आपको सीधे ले चलूँगा महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कशन करने के लिए। प्यारे दोस्तों, लाजवाब सेशन होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सब पढ़ रहे होंगे। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। तो फटाफट से वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सपोर्ट कीजिए, प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्यारे दोस्तों जो उन चुनिंदा प्रश्नों को आपके बीच में ला के डिस्कशन करता है जिससे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। और उन्हीं प्रश्नों पर डिस्कशन होता है जिसका ध्यान आपकी तरफ केंद्रित हो सके कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और कहाँ से कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कौन सा टॉपिक है जो सेलेक्टिव टॉपिक होता है। क्योंकि प्यारे दोस्तों, आज के समय में सिलेक्शन पाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत आज कौन से प्रश्नों को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। प्रश्न क्या है, निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। विकल्प क्या है, 1935 के संविधान को, 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को या फिर 1919 के अधिनियम को। निम्न में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है प्यारे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसे मिनी संविधान कहा जाता है। 1935 के अधिनियम को, 42वें संविधान संशोधन को, 44वें संविधान संशोधन को या फिर 1919 के अधिनियम को। तो याद रखिएगा कि मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को कहा जाता है क्योंकि इसने संविधान में सबसे व्यापक परिवर्तन किए। इस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना, मौलिक कर्तव्य, नीति निदेशक तत्व और केंद्र राज्य संबंधों में बड़े संशोधन किए गए थे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिनी संविधान कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। तो बी विकल्प सही हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। साथ ही साथ ये जो संविधान ये हुआ कब था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है यानी कि असत्य है। भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा जो है वो हिस्सा भारत संसद अधिनियम 1935 से लिया गया है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। और चौथा विकल्प क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। इनमें से कौन सा कथन है जो सही नहीं है। पहले विकल्प की बात करें तो भारतीय संविधान का अधिकांश ढांचा हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थीं, तो ये गलत है क्योंकि 8 अनुसूचियां थीं। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। तो कौन सा कथन है जो सही नहीं है, तो प्यारे दोस्तों सीधा सा उत्तर निकल के आ रहा है कि मूल संविधान में 10 अनुसूचियां थीं, ये जो कथन है ये गलत है, यानी ये जो विकल्प है वो गलत हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, बाद में संशोधन के माध्यम से अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 12 कर दी गई है। तो इस वक्त अनुसूचियों की संख्या कितनी है, 12 है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है। बहुमत वाले दल की सत्ता, वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की नियुक्ति या सभी। तो निम्न में से कौन सी है विशेषता है जो भारतीय संसदीय प्रणाली की नहीं है। तो देखिए, भारतीय संसदीय प्रणाली की जो विशेषता है उस पर गौर कर लेते हैं। तो बहुमत वाले दल की सत्ता, वास्तविक यानी प्रधानमंत्री, नाम मत यानी राष्ट्रपति, कार्यपालक की उपस्थिति, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायित्व। तो ये तीनों ही विशेषताएं हैं, लेकिन कार्यपालिका की नियुक्ति विधायिका के समक्ष नहीं होती है बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उत्तर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प कि विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की जो नियुक्ति है, ये जो विकल्प है ये गलत दिया हुआ है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही जो है ये भारतीय संसदीय प्रणाली की विशेषता नहीं है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। समता का अधिकार दिया गया है 14 से 18 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया अनुच्छेद 20 से 22 के बीच में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कब दिया गया है, ये दिया गया है अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है प्यारे दोस्तों।
समझ में आ रही है। तो अगर हम बात कर लें समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, तो ये बात बिल्कुल सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 20 से 22, तो यही गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 और 24 है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में है। किसके बीच में है दोस्तों? 23 और 24 के बीच में है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, सही है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29 से 30। तो पूछे कौन सुमेलित नहीं है, तो बी विकल्प सही सुमेलित नहीं है प्यारे दोस्तों। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 की बात करें तो नागरिकता, और भाग 3 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 राज्य सरकारें। कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो अगर हम बात करें दोस्तों निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो भाग 1 की बात करें तो संघ और राज्य उसका क्षेत्र, ये बिल्कुल सही बात दी हुई है। भाग 2 नागरिकता सही है। भाग 3 राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ये गलत हो जाएगा क्योंकि भाग 3 का संबंध होता है प्यारे दोस्तों मौलिक अधिकार से। किससे होता है? तो इसका संबंध होता है मौलिक अधिकार से। किससे संबंधित होता है? मौलिक अधिकार से संबंधित होता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, राज्य सरकारें भाग 6। ठीक है दोस्तों, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो होता है वो भाग 4 में इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, न कि 3 में, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी सही है। तो निम्न में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है? तो मौलिक अधिकार, यानी कि भाग 3, क्योंकि मौलिक अधिकार होना चाहिए यहाँ पे, तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला कह रहा है कि अनुच्छेद 312 लोक सेवा आयोगों के कार्य, अनुच्छेद 110 धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है, 112 बजट, और 51A मौलिक कर्तव्य संबंधित है। तो इसमें से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अनुच्छेद 312 ये बिल्कुल सही है। धन विधेयक की परिभाषा ये भी सही है। 112 ये भी सही है। 312 लोक सेवा आयोगों के कार्य की व्याख्या से संबंधित है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन से संबंधित है। तो अगर पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, 312 का संबंध क्या है? अखिल भारतीय से। बाकी सही है। तो विकल्प कौन सा सही गलत हो जाएगा? ए विकल्प आपका सही सुमेलित नहीं है। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न पे है दोस्तों कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची का विचार कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, या फिर जापान से? तो भारत के संविधान में समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में संघ, राज्य और समवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इनमें से समवर्ती सूची का विचार ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची जो ली गई है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है भाई दोस्तों, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आयरलैंड से राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से, राज्य के न्यायिक क्षेत्रों से, या फिर पंचायती राज से? 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? भाषाओं से, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से, राज्यों के न्यायिक क्षेत्रों से, या फिर पंचायती राज्य से? तो 7वीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीनों शामिल होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। किससे संबंधित है 7वीं अनुसूची? तो ये संबंधित है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा भाई दोस्तों? सही हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपने क्या देखा कि 7वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसका संबंध होता है भाई दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, और बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है? कह रहा है संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, मूल अधिकार, और मंत्रिमंडल प्रणाली। भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से क्या नहीं लिया गया है, इसका आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फटाफट से उत्तर लगाइए दोस्तों।
तो याद रखिएगा, भारत के संविधान जो ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली, मंत्रिमंडल प्रणाली, एक नागरिकता लिया गया, लेकिन मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से मूल अधिकार नहीं लिया गया है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। याद रखिएगा, मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन से मूल अधिकारों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्थगित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14 से 18 को, अनुच्छेद 19 को, अनुच्छेद 20, 21 को या फिर अनुच्छेद 29 और 30 को। मूल अधिकार को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता, वो कौन सा मूल अधिकार है? फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ये दोनों अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान किया गया है 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में। बात समझ में दोस्तों, कौन से संविधान संशोधन? तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि 2021 में को रद्द नहीं किया जा सकता। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछा प्यारे दोस्तों कि राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? विकल्प क्या है? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30 वर्ष। तो भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा या विधानसभा सदस्य बनने की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा या विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यह अनुच्छेद एक्ट 173 के अनुसार। समझ में आई दोस्तों? तो राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, वो निर्धारित की गई है एक्ट 173 यानी कि अनुच्छेद 173 के अनुसार 30 वर्ष। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? विधानसभा सदस्य बनने वाला व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह विधानसभा के चुने जाने की योग्यता भी रखता हो, लाभ के पद पर न हो, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सभी योग्यताएं रखता हो। तो निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो अगर हम पहले कथन की बात करें कि विधानसभा सदस्य बनने वाले व्यक्ति संबंधित राज्य के निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता भी होना चाहिए, तो ये कथन क्या है प्यारे दोस्तों? सही है। विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं कि वह विधानसभा के चुने जाने की योग्यता रखता हो, यही आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कोई पद पर ना हो, बिल्कुल सही है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सभी योग्यताएं रखता हो, बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका बी विकल्प सही नहीं है कि विधान परिषद में निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए जरूरी नहीं है कि वह विधानसभा के चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय के बाद चुनाव हो जाना चाहिए? विकल्प क्या कह रहा है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना या फिर 12 महीना। राज्य में आपातकाल खत्म होने के कितने समय के बाद चुनाव हो जाना चाहिए? तो संविधान के अनुसार जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी अनुच्छेद 356 के तहत, तो विधानसभा भंग या निलंबित रहती है। आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने के भीतर राज्य में नए चुनाव कराना अनिवार्य होता है। कई महीने बाद पहले दोस्तों? 6 महीने के भीतर। तो सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा आपका? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों कि 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी विधानसभा सदस्य को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी विधानसभा सदस्य को निरस्त करने का फैसला कौन ले सकता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों 10वीं अनुसूची के तहत किसी भी विधानसभा सदस्य को निरस्त करने का जो फैसला है वो विधानसभा अध्यक्ष ले सकता है। कौन ले सकता है प्यारे दोस्तों? तो ये ले सकता है विधानसभा अध्यक्ष। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही माना जाएगा। ठीक है, विधानसभा के मामले में विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा के मामले में लोकसभा अध्यक्ष के पास ये शक्ति होती है। ठीक है,
तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भाई दोस्तों, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा किसे देता है? सभापति को, अध्यक्ष को, मुख्यमंत्री को या फिर राज्यपाल को? विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा किसको देता है? तो याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद यानी कि एक्ट, संविधान के एक्ट 193 के बी में ये बात कही गई कि यदि कोई सदस्य विधान परिषद से इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा परिषद के अध्यक्ष को देता है। यदि अध्यक्ष इस्तीफा देना चाहते हैं तो उपाध्यक्ष को देता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, विधान परिषद का कोई सदस्य अपना इस्तीफा देना चाहे तो किसको देता है, अध्यक्ष को देगा। तो आपका बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विधान परिषद सदस्य के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? तो स्नातक लोग नहीं लेते हैं, नगर पालिका के सदस्य नहीं लेते हैं, माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक नहीं लेते हैं या फिर जिला पंचायत के सदस्य नहीं लेते हैं। तो विधान परिषद के सदस्य का जो चुनाव होते हैं तो उसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है, कौन भाग नहीं लेता है? तो याद रखिएगा, विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171 में की गई है। विधान परिषद का उल्लेख किसमें किया गया है? तो विधान परिषद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 171 में। ठीक है, यानी एक्ट 171 में। तो 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाएंगे, 1/3 सदस्य नगर पालिका न्यायपालिका और 1/12 सदस्य स्नातक मतदाताओं द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जिला पंचायत के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को या फिर उपाध्यक्ष को? अभी इससे पहले भी हम लोगों ने डिस्कशन किया कि विधानसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो अपना इस्तीफा अध्यक्ष को देगा और अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसको देगा, उपाध्यक्ष को। तो ये हो जाएगा डी विकल्प। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ से आपने क्या देखा कि विधानसभा अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देता है? तो उपाध्यक्ष को देता है। तो डी विकल्प सही होगा ये। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ऐसा किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ऐसा है एक्ट 193 के बी के अंतर्गत। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कह रहा है कि एक मंत्री उस सदन की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है जिस सदन का वह सदस्य नहीं है। एक मंत्री जो सदन का सदस्य नहीं है दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है। कोरम एक सदन में कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। तो महाधिवक्ता सदन में वोट डाल सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, महाधिवक्ता सदन में वोट डाल सकता है। जबकि अनुच्छेद 165 में ऐसा उल्लेख किया गया है कि महाधिवक्ता सर्वोच्च होता है राज्य का, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कह रहा है वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता। वित्त विधेयक को राज्य का मुख्यमंत्री ही पेश करता है। विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश किया जाता है। तो वित्त विधेयक की बात करें तो केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, ना कि विधान परिषद में। वित्त विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सही है। वित्त विधेयक को राज्य मुख्यमंत्री पेश करता है, बिल्कुल सही बात है। विधान परिषद को वित्त विधेयक में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। और वित्त विधेयक दोनों सदनों में पेश कहाँ किया जा सकता है, केवल ये विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। तो ये गलत हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न क्या है कि सभापति का वेतन और भत्ता कौन तय करता है? विधानमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या निम्न में से कोई नहीं? तो सभापति के वेतन और भत्ते कौन तैयार करता है, कौन तय करता है? तो विधान परिषद के सभापति तथा उपसभापति का वेतन और भत्ता राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा, विधानमंडल। तो उत्तर क्या हो जाएगा, विधानमंडल, यानी कि ए विकल्प। तो ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं हैं? 24, 22, 14 या फिर 25? तो इसमें इस वक्त भारतीय संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं दोस्तों, 22 भाषाएं हैं। तो बी विकल्प सही हो जाएगा।
तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, प्रारंभ में 14 थी, बाद में 21 हुई, फिर 71 में, 92 और 96 में संविधान संशोधन में नई भाषाओं को जोड़ा गया। ठीक है, तो ये जो राजभाषाओं का वर्णन है ये 8वीं अनुसूची में है। किसमें है, 8वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान में राजभाषा किस अनुसूची में वर्णित है। देखिए वही उत्तर आ गया, ये 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न से देखिए, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा कथन राजकीय भाषाओं के संदर्भ में सही नहीं है। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 जो है वो राजभाषा से संबंधित है। और जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय के कार्य अंग्रेजी में होंगे। राजभाषा अधिनियम को 1963 में पेश किया गया था। देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की भाषा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आइए देखते हैं। तो अनुच्छेद 351 ये उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की राजभाषा से संबंधित है। पूछे कौन सा संदर्भ जो है वो सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है ना भैया दोस्तों। और 343 जाहिर सी बात है राजभाषा संबंधित। तो जब तक राष्ट्रपति कोई अन्यथा व्यवस्था न दे उच्चतम न्यायालय के अंग्रेजी में होंगे, ये बात गलत है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा सही है। 344 राजभाषा पर संसदीय समिति और आयोग इसका उल्लेख करता है। 344 तो ये भी सही है। राज्य की राजभाषा ये भी सही है, पर उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय की राजभाषा ये गलत हो जाएगा। ठीक है भैया दोस्तों, क्योंकि 351 उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के लिए राजभाषा का उल्लेख नहीं करता है। ठीक है, ये हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा इस प्रश्न के अकॉर्डिंग। टू डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे यह अधिकार है कि वह हिंदी अथवा किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सके। संसद का कोई भी सदन, किसी राज्य का राज्यपाल ऐसा कर सकता है, लेकिन उसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों कि अनुच्छेद यानी एक्ट 348 के 2 के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है कि राज्यपाल उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए हिंदी या उस राज्य की अन्य भाषा को अधिकृत भाषा के रूप में स्वीकृति दे सकता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी विकल्प। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे प्रश्नों के साथ। सुबह के 11 बजे भूगोल से संबंधित प्रश्न दिए जाते हैं और दोपहर 2 बजे भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था से संबंधित और रात के 8:05 पर हिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कशन चलता है। तो तीनों ही क्लास को बिल्कुल मिस मत करें। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।